हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 10 के लिए वीडियो नंबर 8 लेकर के आए हैं। तो देखो अपन प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो दो प्रकार का संयोजन मैंने आपको बताया था प्रतिरोधों के लिए। एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। और इस समांतर क्रम संयोजन को अपन पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास में तीन प्रतिरोध तार है R1, R2 और R3। तो R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़े और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ जाए तो इस तरीके का जो संयोजन होता है उसे तो अपन बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान तो समान होता है, लेकिन ये जो प्रतिरोध तार है इनके सिरों के बीच में विभवांतर जो होता है वो अलग होता है, जिसे अपन V1, V2 और V3 आदि से क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अपन इससे पिछला जो वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। और आज अपन बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जितने भी प्रतिरोध तार है उसके प्रथम सिरे तो एक बिंदु पर जुड़ जाए और दूसरे वाले सिरे किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ जाए। तो इस तरीके का जो संयोजन होगा उसे अपन बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो आज अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा क्या बनेगी, सबसे पहले तो ये देख लेंगे और फिर उसके बाद में कोई विशेष लक्षण है इस संयोजन में तो वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। तो अपना टॉपिक आज का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो पहले तो परिभाषा देख लो। परिभाषा में अपन क्या बताएंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध तार के पहले सिरे एक बिंदु पर जुड़ जाए और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ जाए तो उसे अपन बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन भी इसको बोला जाता है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के जिसमें सभी प्रतिरोधों के सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु पर जुड़े हो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता। तो देखो यहां पर तीन प्रतिरोध तार है, इन सब के पहले सिरे यहां पर बिंदु ए पर जुड़ गए और दूसरे वाले सिरे यहां पर बिंदु बी बोल देता हूं मैं, बिंदु बी पर जुड़ गए। तो ये समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, देखो कि ये जो प्रतिरोध तार है अलग अलग, ये सभी यहां एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर। तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर समान रहता है।
जबकि इनके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम संयोजन के लिए ये बात हमें याद रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान तो समान होता है और इनके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप यहां पर वोल्टमीटर लगा देंगे, सभी का विभवांतर एक साथ हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। आप ऐसा कहें कि साहब यहां से गलत आ सकता है, तो यहां एक वोल्टमीटर आप जोड़ करके देख लो इस प्रतिरोध तार के समांतर में। वोल्टमीटर जो ये बताएगा वो का वो ये बताएगा। तो इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोध तारों के दोनों सिरों के मध्य का जो विभवांतर है वो तो एक समान आता है, लेकिन इनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो ये लाइन आपको इसके लिए याद रखनी है, किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध तारों के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान एक समान होता है तथा प्रवाहित विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है इस पार्श्वक्रम संयोजन के लिए कि पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध तारों के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान तो एक समान होता है तथा प्रवाहित विद्युत धारा का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो वीडियो पॉज करके इन बातों को आप नोट करो। ठीक है, कर लिया आपने नोट। तो भाई अब आगे अपन क्या करेंगे कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसके अंदर जो तुल्य प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापना करेंगे, सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो अब अपन लेते हैं समांतर क्रम संयोजन में तुल्य या कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना, या ऐसे नहीं बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं, सूत्र स्थापना करना। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है अलग से
कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापना कीजिए या सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो सूत्र स्थापना करने के लिए देखो अपन क्या करते हैं, तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास में 3 प्रतिरोध तार है। कितने प्रतिरोध तार है हमारे पास में? 3 प्रतिरोध तार है हमारे पास में। और ये जो तीनों प्रतिरोध तार है इनको हम समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम संयोजन के अंदर जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इनको जोड़ लिया पार्श्व क्रम संयोजन के अंदर या समांतर क्रम संयोजन के अंदर। तो इनके प्रथम सिरे इस बिंदु A पर जुड़ गए और दूसरे सिरे इस बिंदु B पर जुड़ गए। ठीक है, यहां पर देखो कि एक सेल से इनको जोड़ लिया और आप चाहें तो कुंजी लगा लो यहां पर। ठीक है, ये कुंजी में प्लग लगा दिया, ये सेल का धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। तो ऐसे विद्युत धारा इसके अंदर क्या होने लग जाएगी, प्रवाहित होने लग जाएगी। मान लेते हैं कि प्रथम जो तार है उसका प्रतिरोध है R1, दूसरा जो तार है उसका प्रतिरोध है R2 और तीसरा जो तार है उसका प्रतिरोध है R3। हमें ये पता है कि समांतर क्रम संयोजन में इन सब तारों के बीच का जो विभवांतर है वो एक समान रहने वाला है। तो अपन मान लेते हैं कि इनके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, V है। ठीक है, हमें यह भी पता है कि पार्श्व क्रम संयोजन के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि R1 जो प्रतिरोध है इसमें I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, R2 जो प्रतिरोध है इसमें I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और जो R3 प्रतिरोध है इसमें I3 मान की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। हमने ऐसा माना। देखो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र स्थापना अपन कर रहे हैं उसके लिए अपन ने क्या माना है कि मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध तार है जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है, जिनको समांतर क्रम के अंदर जोड़ दिया गया है या संयोजित कर दिया गया है। फिर आगे अपन क्या मानते हैं कि माना कि इन तारों के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है तथा इनके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्रमशः I1, I2 और I3 है। तो यहाँ पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान कैसा है, अलग अलग है। इन सब का जो कुल विभवांतर आएगा वो V है, जैसे कि जैसे इनकी कुल विद्युत धारा जो आएगी उसको अपन I मान लेते हैं। भाई I1, I2 और I3 तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, I हो जाएगी वो। और इनका कुल जो प्रतिरोध है उसको अपन R मान लेते हैं। R1, R2 और R3 तीनों को जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा जिसको अपन मान लेते हैं R। अब देखो ओम के नियम का प्रयोग करते हैं अपन। ओम के नियम से, तो ओम का नियम आपको कहता है कि V बराबर होता है IR। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन सी चीज अलग है, विद्युत धाराओं का मान अलग है, विभवांतर का मान तो कैसा सभी के लिए एक जैसा है। तो यहां पर विद्युत धारा का मान अलग है, तो यहां से अपन विद्युत धारा का मान ज्ञात करके चलेंगे। तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। भाई हमें I ज्ञात करना है तो ये R को इधर लिया है तो V बटा R हो गया और इसी को अपन नंबर दे देते हैं समीकरण 1। मतलब ये हुआ कि इस संयोजन की कुल विद्युत धारा किसके बराबर है, इस संयोजन के कुल विभवांतर के बराबर है, सॉरी
कुल विभवांतर और उसके अंदर किसका भाग लगाना है, कुल प्रतिरोध का भाग लगाना है, तो इस संयोजन की कुल विद्युत धारा आ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई, यदि मैं कहूं कि मुझे R1 जो प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान चाहिए, तो उसके लिए मैं I1 लिखूंगा और I1 बराबर किसके हो जाएगा, V बटा R1 के, क्योंकि V सबका कैसा है, एक जैसा है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं अपन। R1 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, जिसको हमने क्या माना, I1, तो I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1, समीकरण 2। क्योंकि जो आपका R1 प्रतिरोध है इसका विभवांतर तो V है और इसका प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो I1 बराबर V बटे R1 हो गया। क्यों, I जो है सबके लिए एक जैसा ही है, तो I अलग नहीं आएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो R2 और R3 के लिए भी ऐसे ही विद्युत धारा पर निकालेंगे। तो R2 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, और इसको अपन दिखाएंगे किससे, I2 से। तो I2 बराबर अपना हो जाएगा V बटा R2, ये हो गया आपका समीकरण 3। ठीक है भाई हमें I2 चाहिए, तो I2 के लिए V तो इसका भी वही है, दोनों तीनों का V सेम है, तो बस V बटे R2। ऐसे ही R3 का निकाल लो। R3 प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, I3 बराबर V बटे R3, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। तो देख लो भाई, R1 प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, वो तो इस सूत्र से निकलेगा V बटे R1 से। R2 जो प्रतिरोध है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I2, वो सूत्र हो जाएगा V बटे R2। और R3 प्रतिरोध में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I3, उसको इससे ज्ञात करेंगे I3 बराबर V बटे R3। अब देखो, इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा यदि अपन ज्ञात करें, तो देखो कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये हो गया आपका समीकरण 5। यहां तक की बातें अपने समझ में आ गई होगी। सारी बातें अपन ने ओम के नियम से स्टार्ट करी है। बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज अलग है उसका मान अपन निकाल करके चले। यहाँ पर I का मान अलग अलग था, तो I का मान अपन ने निकाला। सबसे पहले I बराबर V बटा R, R1 प्रतिरोध में धारा निकाली, फिर R2 में निकाली, फिर R3 में निकाली, फिर जितनी भी विद्युत धाराएं हैं उनको आपस में जोड़ेंगे अपन कुल विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। अब देखो आप, समीकरण 1 आपको कहता I बराबर क्या होता है, V बटे R। I का मान क्या होता है, V बटे R। समीकरण 2 आपको कहता है कि I1 का मान किसके बराबर है, V बटे R1 के बराबर है। समीकरण 3 आपको कहता है कि I2 बराबर होता है V बटे R2। और समीकरण जो 4 है वो कहता है भाई I3 बराबर क्या होता है, V बटे R3। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 का मान उठा करके कहां रख सकते हैं, 5 में रख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 1, 2, 3 व 4 का मान समीकरण
5 में रखने पर तो I की जगह तो क्या रख दूं मैं, V बटे R बराबर I1 की जगह क्या रखना है, V बटे R1 प्लस I2 की जगह V बटे R2 प्लस I3 की जगह रखना है V बटे R3। अब आगे देखो आप कि मैं यहां लिख दूं V बटे R, तो बराबर देखो V इन सब में कॉमन है तो V को मैंने बाहर निकाल लिया, तो आपके पास में बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ये आपके पास में बच जाएगा। भाई V कॉमन लिया है, V में V का भाग लगाएंगे तो 1, V में V का भाग लगाएंगे तो 1, V में V का भाग लगाएंगे तो 1। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि V इधर भी और इधर भी है, तो V को V से काटा जा सकता है, तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो भाई समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये सूत्र अपन काम में लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये अलग अलग प्रतिरोध है, इनके व्युत्क्रम के योग के बराबर कौन है, समांतर क्रम संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम। ठीक है, तो हमने कहा कि समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो वीडियो पॉज करके यहां तक आप नोट करो, इस सूत्र को आगे थोड़ा सा अलग रूप में दिखाएंगे और उसके बाद में और बातें लिखेंगे। तो पहले यहां तक आप नोट करो वीडियो पॉज करके। ठीक है भाई, किया नोट यहां तक आपने? तो ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं मैं केवल, उधर वाला अभी नहीं मिटा रहा हूं। तो इसी सूत्र को मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां केवल 3 प्रतिरोध तार अपन मान करके चले थे, तार ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में अपन कैसे लिखेंगे इसको, 1/RP, P का मतलब पैरेलल समांतर क्रम का ही अंग्रेजी नाम है। ठीक है, तो RP का मतलब है कि समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध किसके बराबर होगा, तो बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 और आगे प्लस 1 बटा Rn, यानी कि ये संख्या आप 3 से आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। तो जितने भी वो प्रतिरोध है सबके व्युत्क्रम को आपस में जोड़ेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, जो समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र आ गया आपका। तो यही बात मैं नीचे लिख देता हूं अब कि समांतर क्रम संयोजन में
तुल्य या कुल प्रतिरोध, जिसको हमने क्या मान लिया यहां पर आरपी मान लिया, का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब तो आप समझ गए होंगे भाई, जैसे 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2, 3 का व्युत्क्रम होता है 1/3, ऐसे आरपी का व्युत्क्रम होगा 1/rp, ऐसे R1 का व्युत्क्रम होगा 1/R1। तो यहां पर ये सब क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है ना। तो हमने इसी आधार पर बोला है कि तुल्य जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात क्या है इस संयोजन के लिए, तो देखो समांतर क्रम संयोजन में संयोजन का न्यूनतम या कम से कम प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है। संयोजन का कम से कम प्रतिरोध कौन से संयोजन में प्राप्त होगा, समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि कभी भी आपको न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है, कम से कम प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उस समय आप जो आपके प्रतिरोध है उसको कौन से क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दोगे। तो दूसरी बात यहां पर यह याद रखनी है आपको कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इधर वाली बातें भी नोट करो, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स अपन लेते हैं इनसे संबंधित। ठीक है भाई, कर लिया नोट। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इससे संबंधित अब। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल आपके पास में कि निम्न चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखो हमें प्रश्न के अंदर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी।
इसका मान हमें दे रखा 1 ओम, इसका मान दे दिया हमें 2 ओम और इसका मान हमें दे दिया इसने 3 ओम। और हमें पूछ रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का कुल विभवांतर कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ये हमें दिख रहे हैं कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम संयोजन में या समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र आपको लगाना होगा पहले तो देखो, समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, क्योंकि हमें पता है कि यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो 1/r या इसकी जगह आप आरपी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वही मतलब है आरपी का, मतलब समांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो देखो भाई 1/rp बराबर क्या आने वाला है, R1 का मान 1 ओम है, R2 का मान 2 ओम है और R3 का मान कितना है, 3 ओम है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब देखो भाई ये नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनका अपन लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेना आप जानते हो, गणित में आपने पढ़ रखा है। तो देखो इनका जो लघुत्तम है, लघुत्तम होने का मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ये जो संख्याएं हैं नीचे वाली 1, 2 और 3 इनका पूरा पूरा भाग चला जाए, वो संख्या ही इन सब संख्याओं का क्या होगा, लघुत्तम होगा। तो देखो इन संख्याओं का लघुत्तम आएगा 6। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो भाई आगे अपन क्या करेंगे, ये 1 है, इसका भाग 6 में लगाएंगे, कितने आते हैं 6। ये जो 6 है इसको ये ऊपर वाली संख्या 1 इससे गुणा करेंगे तो कितने आएंगे भाई 6, प्लस लगा दिया। 2 का भाग लगाएंगे 6 में तो कितने आएंगे 3। 3 को फिर ये ऊपर वाली संख्या 1 इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस 3 का भाग लगाएंगे 6 में, कितना आएंगे 2। 2 को फिर ये जो ऊपर वाली संख्या 1 इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 2। ठीक है, तो देखो आपके पास में आया है 1/rp बराबर, सबको जोड़ो, कितने हो गए 9 और 2 11, 11/6। अब मैं चाहता हूं कि मुझे आरपी चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए आरपी चाहिए, मुझे तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम नहीं चाहिए, मुझे तो तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, दोनों ही संख्याओं का उल्टा कर दोगे। तो देखो rp/1 बटा वाली राशि ऊपर ले गया और ऊपर वाली राशि नीचे ले लिया, बराबर यहां पर भी ऐसा ही करना है 6/11। ठीक है, तो आपके पास में rp बराबर आ गया 6/11। अब आप चाहें तो दशमलव में ये मान निकाल सकते हैं, तो मैं बताता हूं कितना आएगा। 60 हो गए तो 11 पंजे 55। इसके बाद में 5 बचेंगे तो 11 4 44, फिर कितने बचेंगे 6, तो 11 पंजे 55 ओम, ये मान आएगा भाई। ठीक है, तो अपन लिख दें कि अतः संयोजन का कुल प्रतिरोध
RP बराबर 0.545 ओम, यह आपका उत्तर हो जाएगा। और आप कैलकुलेट करके देख लेना, भाग करके देख लेना, या तो 6/11 ओम लिख दो या फिर उसको आगे भाग दे करके कर लेना। हो सकता है मैंने भाग गलत दे दिया हो, तो आप खुद चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके नोट करो, उसके बाद में एक सवाल और करवाता हूं ऐसा ही। हो गया, चलो आगे देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद में बढ़िया सा सवाल लेंगे एक। तो हमें प्रश्न दिया इन्होंने, प्रश्न है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम प्रतिरोधों के संयोजन का न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। ठीक है, हमें दे दिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध है, इनका संयोजन करना है, संयोजन करके न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो संयोजन कैसा करना, हमें प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी है, हमें केवल ये पता है भाई हमें न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो न्यूनतम प्रतिरोध हमें कब मिलता है, जब प्रतिरोधों को अपन कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। तो हल करते समय ये बात अपन नोटिस में डालेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, अतः प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में अपन एक बार जोड़ लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रतिरोध हो गया, ये आपका दूसरा प्रतिरोध, ये आपका तीसरा प्रतिरोध और ये आपका चौथा प्रतिरोध। ठीक है, इन सबको हमने क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। पहला प्रतिरोध 1 ओम का, दूसरा 2 ओम का, तीसरा 3 ओम का और चौथा कितना ओम का है, 4 ओम का है। ठीक है, इसको आप R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो और ये हो जाएगा R4। ठीक है, तो देखो भाई हम सूत्र क्या लगाएंगे यहां पर, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो सूत्र अपन लगाएंगे यहां पर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4।
मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है 3 ही प्रतिरोध, आगे बढ़ा सकते हैं संख्या। तो यहाँ 4 है तो 4 तक बढ़ा लिया मैंने। अब देखो मान रखते हैं अपन, तो 1/Rp बराबर 1/R1 का मान 1 ओम दिया है हमें, 1 ओम, प्लस 1/2, इसका मान R2 का मान 2 है, प्लस 1/3 और प्लस 1/4, यही मान है हमारे पास में। अब देखो क्या करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इन सब का लघुत्तम लेंगे। पहले लघुत्तम क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन संख्याओं का क्या कर सके, भाग पूरा पूरा जा सके। तो वो संख्या हमारे पास में आएगी 12। गणित में आप इनका तरीका निकालना जानते हैं कि लघुत्तम कैसे लिया जाता है। यहाँ 12 आ गया, 12 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा। तो हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर 1/1/Rp, 1/Rp है ना। तो 1 का भाग लगाएं 12 में, तो 12 आएगा, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12, प्लस 2 का भाग लगाएंगे 12 में तो 6 आएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 12 में लगाएंगे 3 का भाग तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। 4 का भाग लगाएंगे 12 में तो 3 आएंगे, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3। ठीक है, आगे देखो 1/Rp बराबर, जोड़ो सबको, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। तो हमारे पास में आ गया भाई 25/12। हमारे पास में कितना आ गया, 25/12। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आरपी चाहिए हमें। तो ये तो भी तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम मिला है, हमें तो कुल प्रतिरोध चाहिए सीधा। तो इसके लिए हम क्या बताएंगे कि इन दोनों का व्युत्क्रम कर लेते हैं दोनों तरफ से। तो 1/Rp था, तो Rp ऊपर और 1 नीचे आ गया, बराबर 12/25। ठीक है, तो आपके पास में Rp बराबर जो है वो आ गया है 12/25 ओम। और आप चाहें तो आगे भाग दे सकते हैं इसमें। 12 के अंदर आपको भाग लगाना है 25 का। ठीक है, तो पॉइंट यहां तक आ ही जाएगा। अब भाग लगाओ 25 का, 4 बार चला जाएगा, 25 चौक 100, 20 आ गया, फिर 0 लगा लो, तो 25 आंटे 200 हो जाएंगे, 25 आंटे 200। तो हमारे पास में Rp बराबर कितना आ रहा है भाई, 0.48 ओम। तो हम लिख देंगे अतः न्यूनतम प्रतिरोध बराबर 0.48 ओम। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक सवाल ये और नोट कर लो, उसके बाद में एक सवाल और करवाऊंगा बस। ठीक है भाई, किया नोट? तो एक लास्ट सवाल करवा देते हैं अब आपको। तो देखो अभी सवाल देखते हैं। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम व
3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो निम्नलिखित ज्ञात करो। तो देखो क्या क्या चीज ज्ञात करनी है। पहली चीज संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। दूसरा परिपथ में धारा। और तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। देखो भाई सवाल देखो एक बार। सवाल कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जोड़ दिया भाई। और संयोजन में 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो हमें एक तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और एक परिपथ की विद्युत धारा ज्ञात करनी, कुल विद्युत धारा ज्ञात करनी है यहाँ पर। और प्रत्येक प्रतिरोध की धारा भी हमें क्या करनी, ज्ञात करनी है। तो पहले हम हल करने के लिए एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं प्रश्न में दिए अनुसार सारी बातों के लिए। तो देखो यहां मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। हाँ जी देखो यहां पर एक तो 1 ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का प्रतिरोध है और एक 3 ओम का प्रतिरोध है। जो बैटरी लगाई है वो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है बैटरी। कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। हमें ये पता है कि इन सब का जो विभवांतर है वो एक ही समान होता है। और आपको बता दूं जितने वोल्ट की बैटरी होगी ये विभवांतर उतना ही आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में तो क्या होता था कि विभवांतर अलग अलग होता था अलग अलग तारों के लिए, और उन सब का जब अपन योग करते थे तो वो योग जितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है उसके बराबर आता था। यहां पर क्या है कि कुल जो विभवांतर है वो भी इस बैटरी के बराबर ही है और इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर आएगा वो भी इस बैटरी के बराबर ही आएगा। इससे कम ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल इसके बराबर। तो इस संयोजन का कुल विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। अच्छा यहां पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान अलग अलग होने वाला है क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है। तो मान लेते हैं इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I1, इसकी I2 और इसकी I3 है। अब इधर आते हैं वापस। सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है।
तो हल करने में सबसे पहले अपन ले लेते हैं संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की गणना। देखो सूत्र लगा देते हैं 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तो बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। R1 का मान 1 ओम है, R2 का मान 2 ओम है और R3 का मान 3 ओम है। रखा हमने, ये किसके बराबर है? 1/RP के बराबर है ये चीज। ठीक है, अब वही काम करना, हमें क्या करना है? लघुत्तम लेना। लघुत्तम वो संख्या जिनमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके। तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 6, 1 का भाग लगाओ 6 में, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, प्लस 2 का भाग लगाया 6 में 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 6 में भाग लगाओ 3 का तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो आपके पास में 1/RP बराबर कितना आ रहा है? 11/6। तो मुझे चाहिए क्या? RP। तो RP/1 बराबर क्या कर दूं? 6/11। भाई इस संख्या का भी उल्टा कर लिया और इसका भी उल्टा कर लिया। तो अब हमें क्या करना है? भाग लगाना है। किसमें? 6 के अंदर 11 का भाग लगाना है। तो 6 में भाग लगाएंगे अपन 11 का, तो भाग जाएगा ही नहीं, भाग टूट की 0, पॉइंट लगा दिया मैंने। यहां हो गया 60, 11 पंजे 55, 5 लगा दिया 0, 11 4 44 आ गया, बच गया 6, 0 लगाया, 11 पंजे 55। ठीक है, 5 आया, फिर 44, ऐसे आता जाएगा। तो मैं यहाँ 3 स्थान तक मान रख देता हूं। अपने पास में आ रहा है 4-5 ओम। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे 6/11 ओम, वो भी सही है। 6/11 ओम लिखेंगे, वो भी सही है। और आगे आप दशमलव के स्थानों में निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। क्या होता है? 0.545 ओम। तो हम कह देंगे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बराबर 0.545 ओम। तो वीडियो पॉज करके ये तो नोट करो आप पहले, फिर आगे एक बात बताता हूं। किया नोट वीडियो पॉज करके? अब देखो दूसरी चीज पूछ रहा है ये, परिपथ में धारा। धारा का मतलब यहां पर कुल धारा ज्ञात करनी है हमें। परिपथ में धारा की गणना। तो देखो ओम का नियम आपको कहता है कि V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो मैं सूत्र लगा देता हूं सीधा, I बराबर हो जाता है V/R। अब हमें चाहिए एक तो V और एक चाहिए R, यानी कि इस संयोजन की कुल विद्युत धारा अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुल विभवांतर चाहिए एक तो इसका, और एक कुल प्रतिरोध चाहिए। तो भाई कुल विभवांतर किसके बराबर होगा? इसका जो आपने बैटरी लगाई है उसके बराबर। तो कितने वोल्ट की बैटरी? 6 वोल्ट की। तो यहां पर V का मान 6 है बटे R का मान। तो R का मान चाहे तो आप ये रख ले चाहे यह रख ले, क्योंकि ये कुल प्रतिरोध है। तो आप ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा ठीक रहता है। तो मैं यहां रख देता हूं 6/11। अब बताइए क्या करें? तो देखो सुनो बात को, एक तरीका हमेशा ध्यान रखो आप,
कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहाँ 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6/1 मान लो, 6 कितना मान लो 1। यहां पर कितना है 6/11। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, 6/1 गुणा ये राशि उल्टी होकर के जाएगी तो 11/6। तो अब आप देख रहे हैं 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपके पास में क्या आएगा 11। तो यहां पर अपन लिख देंगे 11 एम्पियर, क्योंकि हमने क्या ज्ञात की, विद्युत धारा। तो परिपथ में धारा की जो गणना की उसमें कितना आएगा 11 एम्पियर। तो यहां पर लिख दें परिपथ की कुल धारा I बराबर 11 एम्पियर। ठीक है, यहां तक की बातें हो गई, अपने समझ में आ गई। परिपथ की धारा यानी कि कुल धारा अपन ने ज्ञात करी है। कुल धारा ज्ञात करने के लिए कुल विभवांतर के अंदर कुल प्रतिरोध का हमने भाग लगाया। कुल विभवांतर हमेशा लगाए गए सेल के बराबर ही होगा, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। इन अलग अलग प्रतिरोधों की धारा हमें क्या करनी है, अब ज्ञात करनी। ये तो इस पूरे परिपथ की धारा निकालिए जो I1, I2 और I3 के योग के बराबर थी। ठीक है ना, अब इन तीनों की अलग अलग निकालनी है। तो ये आपने वीडियो पॉज करके पहले नोट कर ही लिया था, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। तो देखो भाई, थर्ड वाला कर रहे हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना। तो देखो सबसे पहले अपन ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है इसमें धारा की गणना कर लेते हैं। 1 ओम के प्रतिरोध में धारा की प्रवाहित धारा, और इस धारा को अपन दिखा रहे हैं I1 से। तो देखो भाई, आपके पास में सूत्र है I बराबर V बटे R1, तो I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1। ऐसे ही I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2। ठीक है, V का मान आपको दिया गया है, जितने वोल्ट की बैटरी है ये विभवांतर उतना ही आएगा। इन सब का कुल विभवांतर भी यही है, तो यहाँ पर जो दिखाया गया विभवांतर इन दोनों के सिरों के बीच का वो भी कितना है, लगाई गई बैटरी के बराबर ही, यानी कि 6 वोल्ट ही होगा वो भी। तो चलते हैं, I1 बराबर V बटे R1। V का मान कितना है 6 वोल्ट है, और R1 का मान देखो कितना है 1 ओम है। तो इसके अंदर कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, 6 एम्पियर की विद्युत धारा इसके अंदर क्या होगी, प्रवाहित होगी। दूसरा ले लो, कौन सा प्रतिरोध है, 2 ओम। 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, और इस धारा को अपन I2 से दिखा देते हैं। तो I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2। तो V का मान तो वही 6 वोल्ट ही रहेगा, और R2 का जो मान है वो कितना है भाई, 2 ओम है। तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ऐसे ही 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटे R3। तो 6 बटा कितना हो जाएगा
3 तो बराबर 2 एम्पियर। अब आप देख लो 6 और 3 9, 9 और 2 11, टोटल विद्युत धारा 11 एम्पियर। ठीक है ना, क्लियर है बात। हाँ, थोड़ा तुम कंफ्यूज हो यदि मैं समझाता हूं दोबारा। देखो यहां पर एक ही वोल्टमीटर लगता है और ये वोल्टमीटर आपको कितना विभवांतर दिखाएगा, 6 वोल्ट। तो यहां पर इनके विभवांतर का योग नहीं होगा कभी भी, क्योंकि है जो इन सबका विभवांतर यही है 6 वोल्ट। ये सबका मिलाकर के मानो आप, चाहे किसी एक का मानो, सबका ऐसे ही माना जाएगा ये। यानी कि यहां पर आप ऐसा मान करके चलो कि इनका अलग अलग विभवांतर है या टोटल विभवांतर है वो सब एक ही है। वो कितना है, 6 वोल्ट है, जो कि लगाई गई बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। यहां पर आप ऐसा नहीं करोगे कि 6 + 6 + 6, क्योंकि सबका 6 चाहिए ना, तो 6 + 6 + 6 तो आप 18 कर दो टोटल विभवांतर। कभी नहीं करना ऐसा, क्योंकि ये जो 6 वोल्ट आ रहा है ना, सबका एक साथ आ रहा है, तो सबका योग भी यही माना जाएगा और सबका अलग अलग विभवांतर भी यही माना जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। समांतर क्रम संयोजन में जितने वोल्ट की बैटरी है उन सबका टोटल विभवांतर भी वही माना जाएगा और सबका अलग अलग विभवांतर भी वही माना जाएगा। विद्युत धारा का मान अलग रहेगा ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन बातों को आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को एक साथ लेकर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।